नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्रीकाल में आपका स्वागत है। और ये अचानक से आज बातचीत कर रहे हैं। कल से हम लोग सोच रहे थे कि इस पर बात की जाए या नहीं की जाए। एक पॉलिसी डिसीजन लेना चाहते थे, लेकिन खैर अब जब पार्टी ने और पिता ने, मैं बात लालू प्रसाद यादव की कर रहा हूं, और लालू प्रसाद यादव ने पिता के रूप में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपने बड़े बेटे तेज प्रताप पे बड़ा एक्शन किया है। और वह एक्शन है कि उन्होंने पार्टी और परिवार दोनों से तेज प्रताप को बेदखल कर दिया है। मैं पॉलिसी डिसीजन की क्यों बात कर रहा हूं, उस पर बात करता हूं, लेकिन अब हर जगह बातचीत हो गई, बात एकदम से फैल गई, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। पूत कपूत कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। दोनों स्थितियों में यदि बेटा कपूत है तो आप क्या धन अर्जित करेंगे, और बेटा सपूत है तब भी अर्जित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेटा अर्जित कर लेगा। ये एक कहावत है। धन को, पुण्य को आप इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, राजनीति के फॉर्म में भी देख सकते हैं। पुण्य पुण्य को इस अर्थ में देखा जाता है कि पिता ने क्या अर्जित किया है। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति का एक अनिवार्य नाम रहा लंबे दौर तक, और आज तक लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के एक स्तंभ की तरह है, वह परिवार स्तंभ की तरह है। लेकिन तेज प्रताप यादव के समय समय पर उनकी जो एक्टिव समझ में नहीं आता है कि वो क्या है, नेता हैं, इन्फ्लुएंसर हैं क्या, क्योंकि समय समय पर उनके जो बयान आते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है, वह परिवार को भी और राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति को भी संकट में डालता है। इस बार तो सामाजिक सवाल भी सामने खड़े। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे अभी हेमंत कुमार, थोड़ी देर इस पर वरिष्ठ पत्रकार, इन चीजों पे बेहद बारीक नजर भी रखते हैं। लेकिन कई सारी चीजें हैं जो अब तेज प्रताप को लेकर के, तेज प्रताप ने जो अभी क्या किया उस पर हम बात करते हैं। लेकिन उसके बाद का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो ये है कि पार्टी से बेदखल कर दिए गए हैं, परिवार से भी बेदखल कर दिए गए। लेकिन जो रायता फैलना था वो तो फैल चुका है। रायता क्या फैला है उसे समझना चाहिए, समाज के रूप में भी समझना पड़ेगा, जाति समाज के रूप में भी समझना पड़ेगा कि वो क्या रायता फैला है, और किस तरह से न सिर्फ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर उड़ेगा, बल्कि एक जो खास किस्म की मिसोजिनी होती है, जो महिला विरोधी आचरण होता है, वह भी इस मसले को कायदे से लेकर इसको फैलाएगा, और इसको एक खास किस्म से जो डैमेज करने में 20 घंटे का समय लगा। और जो तेज प्रताप ने लगातार जो ट्वीट किए, कुछ वीडियोज वगैरह भी जारी कर दिए, कुछ फोटोज वगैरह भी जारी कर दिए, उसका असर तो हो चुका है। जी, मैं बात कर रहा हूं एक एक करके। पहले सबसे पहले तेज प्रताप ने क्या वीडियोज, क्या फोटो जारी किया था, क्या ट्वीट किया कल, अब तक तो आप सब जान चुके होंगे। ये तस्वीर नियम से, हालांकि कोई ऐसा कानूनन प्रसंग नहीं है इसमें कि आपको इसे आप इस तस्वीर को नहीं दिखा सकते, कानूनन मामला नहीं है, लेकिन नैतिक मामला बनता है कि यह तस्वीर नहीं दिखाई जानी चाहिए थी। कम से कम हमारे यहाँ तो नहीं दिखा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए दिखाने, फिर मैंने एक एडिटोरियल डिसीजन लिया इस पर कि दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये वायरल हो चुका है और ये एक राजनीतिक प्रसंग है। ये है अनुष्का, नाम भी इनका वायरल हो चुका है। ये सब एक बड़ा अपराध की तरह किया गया है। इसलिए कि अपराध, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक ये घटित ना हो जाए, यदि तेज प्रताप आगे जाकर के शादी करते हैं और शादी के जो कंसिक्वेंसेज हैं वो भुगतते भी, क्योंकि अभी उनकी पहली पत्नी के साथ तलाक नहीं हुआ है, उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस हैं, उनके ऊपर तलाक के मसले थे, उन सब के बीच में ये शादी आती है तो 7 साल की सजा भी हो सकती है, FIR हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, लालू जी ने जो कहा है वो भी हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो हुआ, ये तस्वीर इसलिए अब जारी, चूंकि अब सार्वजनिक है, तो हमने भी कहा कि चलिए ये बात सामने आए, तस्वीर भी सामने आती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने ये रायता तो फैल चुका है, रायता समेटना है। अब कैसे समेटा जाएगा वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो ट्वीट किया तेज प्रताप ने,
वह ये था कि इन्होंने बताया कि 12 सालों से ये रिलेशन में थे इस लड़की के साथ। इस लड़की के कई राजनीतिक मतलब इसके भाई और परिवार के लोगों का आरजेडी के साथ राजनीतिक संबंध भी बताया जा रहा है। 12 सालों का अर्थ यह होता है कि इस बीच में तेज प्रताप की शादी हुई और उनकी शादी काफी तूफानी रही। तेज प्रताप की शादी बड़े घराने में हुई थी। तेज प्रताप की पहली पत्नी ऐश्वर्या राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती हैं। उनके पिता चंद्रिका राय विधायक रह चुके हैं। तो वैसे में, और सारा विवाद इस राज्य के लोग जानते समझते हैं, वैसे में ये 12 साल पहले की शादी, इसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है क्या, ये भी हेमंत जी से समझेंगे। क्या करना चाहते थे तेज प्रताप, क्या टिकट वगैरह में या पार्टी में अपने वर्चस्व को लेकर, उपेक्षा को लेकर के ये क्या कर गए। लेकिन ये जो भी हुआ, कल इन्होंने अपने प्रेम को सार्वजनिक किया, कुछ वीडियो जारी की, वो सब हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। कुछ ऐसे फोटो जारी किए जो हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। ये तो इसलिए दिखाया कि ये ट्वीट है, सार्वजनिक हो चुका था। तो ये हुआ। उसके बाद 20 घंटे बाद ये देखिए, 20 घंटे बाद लालू जी का ट्वीट आया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तेज प्रताप के पिता होने के नाते, और उन्होंने लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारा सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं। हालांकि ये भाषा पता नहीं, ये भाषा भी ये इस भाषा में लिखा है लालू जी ने। अब इसको क्या कहा जाए, इतनी अच्छी इस भाषा में बोलते नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने का में स्वयं सक्षम है, उससे अभी लोग संबंध रखेंगे तो वे स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इस विचार को अंगीकार अनुसरण किया है। तो तेज प्रताप ने रायता फैलाया, ये समाज भी फैला रहा है। जिन लोगों को बड़ी बहादुरी लग रही है इस पर, इसको कायदे से अलग अलग एंगल से इसको ये कर रहे हैं, खास करके इस लड़की के ऊपर और ऐश्वर्या राय के भी प्रसंग में। इसमें 2 लड़कियां उत्पीड़ित भी कहलाएंगी। कथित प्रेम की महानता के गुण भी गाए जा रहे हैं। तो ये सब पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले तेजस्वी यादव ने एक मैच्योर बयान दिया, वो भी सुन लेते हैं। लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। ये उनका बयान भी आ गया। और हेमंत जी, एक इसी बीच में तेज प्रताप ने, हालांकि इसमें कहानी ये हुई कि पहले उन्होंने 5:30 में ट्वीट किया, फेसबुक पे लिखा, फिर उसको हटा दिया, फिर उसके बाद बड़े प्रेमी अंदाज में उन्होंने लिखा, कथित प्रेम का उद्घाटन कर रहे थे। फिर उन्होंने 6:30 के बाद, याद होगा हम लोग कल जब ये पहली बार फ्लैश हुआ तो शायद हम आप साथ में थे, हमने कहा तो उस वक्त हमने सर्च किया तो नहीं मिला था। फिर 6:30 में फिर इन्होंने पोस्ट किया और फिर 10:30 में डिलीट किया, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कुछ तो घटित भी हो रहा था, इनके मानस के स्तर पे हो रहा हो
या परिवार के स्तर पे हो रहा हो या पार्टी के स्तर पे हो रहा हो, ये जो कुछ भी हो रहा हो, ये सिर्फ और सिर्फ रायता फैला है, जो बाद में ऐश्वर्या राय के सहानुभूति से या इस नई लड़की के सहानुभूति से या किसी भी प्रसंग में इसमें गंदगी के स्तर पे लोग जो जा रहे हैं। सबसे शर्मनाक बयान मुझे जीतन राम मांझी जी का लगा, जो पिता के उम्र से भी बड़े उम्र के हैं और वो किसी और तीसरी लड़की का नाम ले रहे हैं, लड़की का नाम नहीं, लड़की के परिवार का टाइटल। यह बेहद शर्मनाक मुझे लगता है कि ऐसे प्रसंगों में कम से कम, मैं दूसरे राज्यों में कई बार नहीं देखता हूं कि इस तरह से लोग उतरे, इस तरह से ये हो, लेकिन खैर। और जदयू और दूसरे दलों को तो जो हमलावर होना था वो होना ही था। ऐश्वर्या लड़ रही हैं तो ऐश्वर्या के हक के हिसाब से कुछ महिलाओं को, कई बार हक की बात करने में के पीछे भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इरादे, बहुत सारे मिसोजिनिक प्रसंग भी होते हैं। तो हेमंत सर, ये हुआ कल से लेके आज तक, मैंने डिटेल दे दिया। सबसे पहले ये जो बेचैन आत्मा है, इनकी बेचैनी की वजह क्या है, और आपकी पहली प्राथमिक टिप्पणी के बाद इस बेचैनी पे आप अपनी बात कहिए। धन्यवाद। देखिए, ये तेज प्रताप वाला जो मामला है, तो एक तो ये है कि जो अगर तेज प्रताप को लेकर के सबसे पहले मैं कहूँ तो संयोग ये है कि मैं उनको बचपन के दिनों से जानता हूँ, और जो इनका जो अभी का जो व्यक्तित्व है वो बचपन में ही वो दिखाई देने लगा था। यानी कि अनुशासन की कमी निजी जीवन में, और एक खिलंदरापन जो कहा जाता है वो, तो साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसी का नतीजा है कि लालू यादव ने उनको अपनी राजनीतिक विरासत उनको नहीं सौंपी। उन्होंने अपने छोटे बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत दी, और तेजस्वी यादव को ये हमेशा ये तेज प्रताप यादव को हमेशा इस बात का मलाल रहता है कि बड़े बेटे हैं, इसलिए उनको सब कुछ उन्हीं को मिलना चाहिए था। यानी कि जो राजनीतिक विरासत है पिता की, वो उसकी असली वारिस वही है, ये उनको मुगालता है। तो इसको लेकर के भी परिवार में तरह तरह की बातें होती रही थी। बाद में इनकी जब शादी हुई, उसके बाद बहुत जल्दी ही वह शादी टूट गई, उसको लेकर कई तरह की बातें सामने आई, वो मामला भी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोई व्यक्ति, तेज प्रताप की मैं बात करूं तो आप सार्वजनिक जीवन में हैं, और एक बड़े राजनीतिक परिवार से आपका रिश्ता है, आप उस राजनीतिक परिवार के पुत्र हैं आप, तो ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि आप अपने निजी जीवन में एक अनुशासन का पालन करें और अनुशासित रहें, निजी रिश्तों को लेकर के भी, अपने बातचीत को लेकर के भी, और पॉलिटिकल सर्किल में भी। लेकिन ये ओवरऑल पूरे राजनीतिक इसमें जगत में आप देखेंगे कि ओवरऑल एक बड़ी गिरावट है, उसमें किसी को आप कम नहीं कह सकते हैं। लेकिन तेज प्रताप वाला जो मामला है, इसमें ये एक नया खुलासा हुआ, जो कि उन्होंने शादी कर ली है, उनके रिश्ते इतने दिनों से थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ये बात आई कि इनका अकाउंट हैक कर लिया गया है। अब अकाउंट अगर हैक कर लिया गया है तो उसके लिए एक लीगल प्रोसेस है, उसमें आपको जाना चाहिए था कि ये हमारा अकाउंट हैक किया गया। लेकिन अकाउंट हैक करने के बाद अब पृष्ठभूमि में चली गई, मामला सामने क्या आ गया कि मामला ये सामने आ गया कि इन्होंने ये जो इनके साथ जो तस्वीरें हैं उससे साफ साफ दिख रही है, उन तस्वीरों में से पता चलता है कि इन्होंने दोनों ने शादी की है, और उसके बाद वो पति पत्नी के रूप में दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से लालू परिवार के लिए एक आघात से कम मैं नहीं मानता हूँ। जब यह खबर आई तो एक बीमार पिता के लिए यह बहुत ही आघात वाली खबर थी, बिल्कुल आघात लगने वाली खबर थी। और किसी भी माता पिता के लिए अपने किसी बच्चे को अपने से अलग करना, यानी उसको अपने परिवार से, अपनी विरासत से उसको अगर आप अलग करने की घोषणा करते हैं तो यह किसी भी माता पिता के लिए बहुत ही कठिन निर्णय होता है। बहुत ही भारी मन से ये निर्णय लेना पड़ता है, इस तरह का निर्णय। तो लालू यादव ने जो निर्णय लिया है और उन्होंने जो लिखा है, आप कह रहे थे कि लालू यादव
की जो भाषा है वो तो इसमें दिख नहीं रही है। मैं साफ साफ वो तो उनके बोलने की अलग, बोलने का अलग मैंने अंदाज अपनी है। बात कह दी, वो अपने हाँ, वो अपनी बात कह दी, वो जिस्ट जो होगा वो तो जी। और उनके लिखने का अलग अंदाज है, तो जो बोलेंगे उसी तरह तो लिखेंगे नहीं। मैंने तो बस लालू जी की शैली याद दिला दी लोगों को, बस उसमें हाँ, हमारा तो लेकिन मुझे लगता है कि ये डिसीजन, सबसे पहले तो मैं इस डिसीजन के पक्ष में हूँ। जो उन्होंने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो जो उन्होंने कहा, लालू यादव ने खुद ये कहा कि निजी जीवन में जो आपके जो एक आचरण होना चाहिए आपका, वो अगर उसका प्रदर्शन आप नहीं करते हैं, एक संयमित संतुलित आचरण जो होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो आपके खिलाफ चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि लालू यादव का यह निर्णय, और तेजस्वी भी अपने पिता के निर्णय के साथ है। उन्होंने साफ कैटेगरिकली उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि वो एडल्ट हैं, वो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, उनको क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान, सारी बातें उन्होंने कहा दी, क्या नुकसान होगा, क्या उससे फायदा होगा, वो सब वो निर्णय उसका ले। लेकिन मैं इस तरह की चीजों के पक्ष में मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। तो इन्होंने कुछ लोगों को ये लग रहा था कि जैसे कि अब परिवार में कुछ तमाशा खड़ा हो जाएगा, और तो लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ही संयमित और बहुत ही संतुलित ढंग से प्रतिक्रिया निर्णय हुआ। लेकिन निर्णय लिया गया है। अब सवाल, बिल्कुल सर, अब सवाल उससे बड़ा है, क्योंकि तेज प्रताप को निकाल दिए जाने के बाद टेक्निकली वो विधायक बने हुए हैं, और अब तो बारी ये आ गई है कि राजद का टिकट बंटने वगैरह की बारी आ रही है, वहां पावर इक्वेशन का भी प्रसंग था। तेज प्रताप पता नहीं राजनेता हैं या विधायक हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, क्या हैं, समय समय पर ये तरह तरह के इनके ड्रामे आते रहते हैं। आपने देखा होली के दौरान भी जो लालू जी का अपना अंदाज था, अब उसमें जो इन्होंने किया उस वक्त भी परेशानी खड़ी हुई। तो ये कुछ न कुछ चीजें ऐसे, लेकिन अब इसके लीगल इम्प्लीकेशंस बड़े बुरे होंगे। जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इसके जो प्रॉस एंड कॉन्स तो इन्हें ही झेलना पड़ेगा। लीगल इम्प्लीकेशन ये है कि ये कागज पे शादी में अभी इनका मामला चल रहा है, तो वैसे में ये शादी सार्वजनिक करना अपने आप में, यदि चाहेंगी ऐश्वर्या राय या वो परिवार चाहेगा, तो एक और मुकदमा इनके ऊपर बनेगा जिसमें 7 साल तक की सजा होती है। एक तो ये प्रसंग है, इसको ये कैसे समेटेंगे। दूसरा है कि उस लड़की को सार्वजनिक आपने कर दिया, अब आप शादी नहीं करेंगे उस लड़की से तो भी संकट है, अब आपको शादी करनी है उस लड़की से, ये दूसरा। तब हम नैतिक क्षरण की ओर भी आएंगे, जो ये जीतन राम मांझी जी वाला, पता नहीं हर बार सबसे पहले मुझे वही दिख जाता है। बाकी लोगों में थोड़ा संतुलित बयान है, जेडीयू के लोग और दूसरे उनकी महिला विंग के लोग और दूसरे लोग थोड़ा संतुलित ढंग से ऐश्वर्या राय के पक्ष से बात कर रहे हैं, लेकिन यहां तो एक तीसरी लड़की का भी नाम ले लिया जा रहा है। लेकिन खैर, पहले लीगल इम्प्लीकेशन और इसको कैसे संभालेंगे, ये आपको क्या लग रहा है? मैं म्यूट कर रहा हूं, एक सेकंड जी, आप अपनी ओर से करें, फिर हमारी ओर से होता है जी। लीगल इम्प्लीकेशन तो इसका सही है कि उस पर अभी हमने पीछे दिन में एक वकील की राय भी मैंने सुनी, तो उनका साफ साफ कहना था कि ये तो कानून गलत है और इस पर उनके खिलाफ ये मुकदमा चल सकता है, उनको सजा हो सकती है, उनकी सदस्यता जा सकती है, और उसको लेकर के कई तरह की उसका पॉलिटिकल ये लीगल इम्प्लीकेशन उसका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप, जो मैं पहले कह रहा था कि जो इनका पूरा रवैया है, उस रवैये को आप देखिए। वो रवैया ये है कि आप देखेंगे कि जिस समय जगदानंद सिंह वहाँ पार्टी के अध्यक्ष थे, तो ये एक समय वहाँ जाकर इन्होंने पार्टी में अपनी चलाने की पूरी कोशिश की थी। वहाँ एक तरह से ये पार्टी को में एक समानांतर व्यवस्था चलाने की कोशिश की थी, और जिसको लेकर जगदानंद सिंह काफी नाराज हुए थे, और अंत में उनको वहां से ये हटाया गया वहां से। उसी तरह कई मामलों पर चुनाव लड़ने को लेकर के पहले ये वहाँ वैशाली जिले से एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुए, महनार, संभवतः महनार शायद वो, और
और उसके बाद फिर वो दूसरे चुनाव में 20 के चुनाव में फिर वो चले गए वहाँ समस्तीपुर महोबा। के इसमें विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए। तो ये सब जो है ये एक तरह से स्थिरता इनमें तो है नहीं, साफ साफ ये दिखता है। और मैंने ये कहा कि बचपन से के कुछ घटनाओं को इन्होंने जहानाबाद सीट को हरवाने में भी भूमिका निभाई थी कभी। और जी, तो ये एक तरह से अराजकतावादी है, ये साफ है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि सिद्धांत में बात करना और व्यवहार में चीजों को झेलना अलग होता है। किसी भी परिवार में, चाहे वो कितना भी मजबूत परिवार हो, कितना भी बड़ा परिवार हो, अगर परिवार का एक सदस्य, अगर वो भाई हो, बेटा हो, बहन हो, बेटी हो, अगर वो अराजकतावादी निकल जाता है तो वहाँ चीजों को संभालना और उसका सामना करना बहुत ही कठिन होता है, किसी भी पिता के लिए, किसी भी भाई के लिए, किसी भी माँ के लिए, किसी भी पति के लिए। ये हम लोगों ने देखा है। आप और इस राजनीति में इस तरह की पूरी एक फहरिस्त है जिसकी चर्चा आप हम कर सकते हैं। जैसे कि जगजीवन नाम के पुत्र हुआ करते थे सुरेश राम, उस जमाने में उनके आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स, बल्कि वो तो मैगजीन में करवाया गया था, बाजाबता पोस्टर लगवाया गया, मैगजीन में छाप दिया गया उसको। उसके बाद एक ये सुरेश राम ने आत्महत्या कर ली उसके बाद। हाँ, उनकी संदिग्ध मौत हुई थी, आत्महत्या की थी कि नहीं की थी अब नहीं है, कहा जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी के जो बड़े पुत्र थे संजय गांधी, उनको लेकर कई तरह की कहानियां थी, उनको लेकर के परिवार की बदनामी भी होती रही, खास करके इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे जो उनके कारनामे थे उसको लेकर के माना गया कि ये जो पूरी जो तानाशाही है उसके पीछे संजय गांधी है। तो इस तरह के अनेक उदाहरण हैं राजनीति में जिसकी वजह से परिवारों को बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और तो जो इनकी अराजकतावादी सोच है वो उसको झेलना इस परिवार की मजबूरी थी। आप एक झटके से सब कुछ खत्म कर देंगे ऐसा नहीं है कि उसके बाद से वो एक सीमा रेखा आपने खींच दी, उसके बाद उस सीमा रेखा को कोई नहीं पार करेगा। परिवार में ऐसा नहीं होता है, भाई बेटे के साथ ऐसा नहीं होता है, बेटी के साथ ऐसा नहीं होता है, आपके बच्चों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो झेलना बहुत मुश्किल होता है। तो इनके बारे में ये एक सैचुरेशन पॉइंट ये आया है जहाँ की अब जो है वो मैं समझता हूँ कि क्लाइमेक्स था उनकी अराजकतावादी कार्रवाइयों का, यह क्लाइमेक्स में मानता हूँ। और उस क्लाइमेक्स पर आकर के अब लालू यादव को भी एक निर्णय लेना पड़ा। और मुझे कल मैं यहाँ से उत्तराधिकार का मसला और सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कल मैं निजी तौर पर इस बात को, जब ये खबर आई उसके बाद मैं यही सोच रहा था। एक तो ये सोच रहा था कि लालू यादव बीमार हैं, क्योंकि अब जो स्थिति है उनकी, जिस तरह से उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, कई तरह की बीमारियां हैं, हृदय के रोगी हैं, तमाम अभी एम्स से लौटे हैं। तो ये हाँ, एक तो ये एक व्यक्तिगत निजी किसी भी बीमार व्यक्ति के बारे में, और जो इतना लोड लेकर के चल रहा है, जिनके जीवन के मुझे लगते हैं कि 30-35 साल सिर्फ वो मुकदमों में ही गुजरे हैं, जेल में उन्होंने गुजारे हैं। तो उस व्यक्ति के लिए एक तो ये आघात लगने वाली खबर थी। तो मैं ये सोच रहा था कि ये किस तरह इसको झेलेंगे। दूसरा ये लग रहा था कि शायद अब लालू यादव कोई निर्णय, किसी कठोर निर्णय पर पहुंचना चाहिए। तो और संयोग से देखिए मेरे मन में जो बात आ रही थी उसी दिशा में ये गए भी। तो मुझे लगता है कि शायद ये सही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इस पूरे गिरते हुए राजनीतिक वातावरण में बिल्कुल समझिए कि जो पूरा राजनीतिक जगत है उसमें नैतिकता, शुचिता, इन तमाम चीज़ों का कोई मतलब अब नहीं रह गया हुआ। और खास करके कुछ चीज़ों में तो कोई मापदंड ही नहीं दिखाई देता है। उसमें ये दिखता है कि जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री जी हैं जिन्होंने कर्नल कुरैशी को कहा कि ये आतंकवादियों की बहन है,
और उस तरह के कई बयान आया है। फिर एक बीजेपी के एक नेता का जो वो सड़क पर जो तो सारी चीजें वीडियो आया असली ये। तो ये जो लोग भी ये सब इसको लेकर के थोड़ा लार्जर देन लाइफ वाली जब कमेंट कर रहे हैं, उनको मैं समझता हूँ कि उनको ये समझना चाहिए कि आप इस तरह करके कुछ थोड़ी देर के लिए तो हेडलाइन क्रैक कर सकते हैं, आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है अभी। बिल्कुल एक बात तो है सर कि मेरी कमीज आपकी कमीज से ज्यादा सफेद है, इसीलिए मैंने खास करके नाम लिया कि आप लड़की, इसमें महिला रिसीविंग एंड पर है। यहाँ ऐश्वर्या भी है, ये लड़की भी, अनुष्का नाम है इनका, ये भी है। अब सब कुछ जाहिर है तो हम लोग बात कर रहे हैं। और अब ये तीसरा पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल परिवारों को लेकर एक दो किस्से मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। पॉलिटिकल परिवारों को लेकर ऐसे किस्से होते हैं। जैसे एक किस्सा, गांधी मैदान एक किताब है अनुरंजन झा की, यदि आपने देखी होगी, तो उसमें ये है, ये लालू परिवार के लिए बर्डन थे। अभी अब मामला सॉल्व हो गया है टाइम बिंग के लिए, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इस परिवार में, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कि इस परिवार में कई तरह के तनाव हैं, मीसा फैक्शन है, फलाना फैक्शन, ये परिवारों को लेकर ऐसा होता है। जब आप परिवार में जिएंगे तो बहुत सारी चीजें। गांधी मैदान जो किताब है उसमें चर्चा है कि तेज प्रताप ने 2015 में मंत्री बनने के लिए, जब नीतीश जी के साथ सरकार बनी, तो मंत्री बनने के लिए अपने माँ और पिता को बाथरूम में बंद कर दिया और उन्होंने पिस्तौल अपने ऊपर या पिता के ऊपर, वो उसमें देखना पड़ेगा, उन्होंने लगा दिया था। आनंद फानन में नीतीश जी को दौड़ के एक अन्य मार्ग जाना पड़ा और मसले को सुलझाना पड़ा और मंत्री भी बने। आप जानते हैं किस्से ऐसे बहुत सारे, लेकिन ये किस्से जो हैं इनके व्यक्तित्व से जाके मेल खा जाते हैं। और अभी जो पर्टिकुलर घटना है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश में भी तो इन्होंने नहीं कर दिया। क्योंकि क्या था, 6 महीने में डिसाइड होने का हाईकोर्ट से ऑर्डर है, अधिकतम ये साल भर या 1.5 साल खींचता मामला। उसके बाद ये करते। लिव इन में आप रही रहे थे हेमंत सर। देखिए, ये निश्चित रूप से इसके इन सब ये पहलू भी है जिस पर विचार किया जा सकता है कि क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही कहा कि इनकी अराजकतावादी कार्रवाइयों से परिवार के भीतर बहुत असहज स्थिति थी और पार्टी के भीतर भी असहज स्थिति थी। आपको याद होगा कि जो मैंने पहले कहा कि जगदानंद सिंह कुछ दिनों के लिए नाराज होकर के दफ्तर आना छोड़ दिया था उन्होंने, इनके ही कारनामों से। उन्होंने मीडिया में भी बयान दिया, अनाप शनाप उन्होंने जगदानंद सिंह के बारे में भी कुछ कहा, तो इससे ये नाराजगी फैली। अब बताइए कि जहाँ पूरा निर्णय लालू यादव करते हैं, उन्होंने तेजस्वी नेता विपक्ष हैं, तो ऐसी स्थिति में जो इनकी जो भूमिका है वो बहुत कुछ नहीं रही है। लेकिन ये सिर्फ इस नाम पर कि हम बड़े पुत्र हैं, ये बहुत चीज़ों में टांग अड़ाना या ये कहिए कि ये कोई शालीन व्यवहार नहीं करना। अब जैसे कि कई अवसरों पर ये देखा जाता रहा है कि आप क्या है, आप तो एक विधायक हैं, आप नेता प्रतिपक्ष नहीं है, आप पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन जब पार्टी का कोई कार्यक्रम होता था तो हम लोग देखते थे कि जो सिटिंग अरेंजमेंट होता था उसमें ये जाकर के वो बिल्कुल पार्टी के जो ये नेता प्रतिपक्ष सेकंड या थर्ड मैन, अध्यक्ष को थोड़ा सम्मान मिल गया, बाकी थर्ड मैन, चाहे तो अध्यक्ष के बगल में बैठ गए या अध्यक्ष के बाद अपने भाई के बगल में बैठ गए। तो ये सब जो आचरण होता है, ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार जो व्यक्ति होता है, जो कुंठा का शिकार होता है, वो अन्यथा जो सामान्य सोच समझ का व्यक्ति होता है वो अपनी सीमाओं को समझता है और फिर वो अपने को उसी में महदूद रखता है, वो उसका अतिक्रमण नहीं करता है। भले उस परिवार का हिस्सा हो, लेकिन वो अपनी सीमाओं को जानता है और उसी सीमा में अपने रह करके काम करता है। लेकिन इन लोगों का क्या है, इनका रवैया, ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह व्यक्ति एक बिल्कुल अराजकतावादी व्यक्ति है और इसको न तो राजनीति से कोई मतलब है, न अपने परिवार से कोई मतलब है। ये इसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। लेकिन अब कोई कहे कि भाई तब तो लालू यादव को पहले कर देना चाहिए था, तो इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं होती है। और जिनके परिवार में ये घटित होता है वही समझते हैं, जो बाकी के लोग जो कई सारे। वो आप सबसे अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए, ह्यूमन एंगल इसका जो है, बात सिद्धांतों में करना अलग है और जो परिवार में जो चीजें घटित होती हैं, जो निर्णय बहुत पहले ले लेना चाहिए था, वो निर्णय आज यदि इन्होंने लिया है तो लिया है। लेकिन ये इसका असर ऐसी जिस दिशा में चलता चला गया,
शायद अभी भी राबड़ी जी और इनके बीच क्या बीता होगा, 20 घंटे निर्णय लेने में लग गए इनके बीच में। तो ये है, ये इस छाया से दूर कर देना चाहिए था, या इनको समझा देना चाहिए था, या तेज प्रताप को खुद ही समझ लेना चाहिए था कि इतिहास में जो उनकी भूमिका तय कर दी है उस भूमिका तक वो सीमित हो जाए। लेकिन वो करते रहे, और पारिवारिक झगड़ों की कई कथाएं होती हैं। वो राजनीतिक परिवारों में तो झगड़े ऐसे रहे हेमंत सर कि देश को बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। संजय गांधी के तमाम अराजकतावादी डिसीजनों के बावजूद संजय गांधी का जो मोड था वो एक हद तक सेकुलर था, और वो पूरा परिवार जो है, दो परिवारों के बहुओं के झगड़े में, वो आप देखिए इतिहास में क्या घटित नहीं हो गया। आपने उनका सुनाया, जगजीवन राम जी का प्रसंग सुनाया, आप देखिए अजित पवार और सुप्रिया सुले के प्रसंगों में क्या हो रहा है वो सब। तो ये सब चीजें यदि ना हो, उसके पहले यदि निर्णय ले लिया गया है तो अच्छा। एक दो कमेंट्स आए हैं वो महत्वपूर्ण है और वो हम लोगों को ले लेना चाहिए, जिसमें एक किसी ने कहा है कि मोदी, ये डिसीजन लालू जी ले सकते हैं, मोदी ने, ये डिसीजन से बाकी कैंडिडेट्स में से जाएगा कि पार्टी विरोधी। यहां से तो तेजस्वी पावरफुल होंगे, देखना यह है कि आगे क्या घटित होता है। लेकिन एक था डिसीजन को, एक कमेंट था कि मोदी जी ऐसा डिसीजन नहीं लेते जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। अनुशासन नहीं, बार उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। एक टिप्पणी थी कि उत्तराधिकार की समस्या जड़ होती है, घर परिवार समाज और संस्था में जगह जगह धृतराष्ट्र मिल जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। बरसाती लाल वर्मा, बात धृतराष्ट्र की नहीं होती है, बात यदि आप हेमंत जी के एंगल से भी देखें, बहुत सारी चीजें जीतन राम मांझी हमेशा असंतुलित बयान कर रहे। अब पता नहीं इस उम्र, ये इस पड़ाव पे आकर के जीतन राम मांझी के ट्वीट से वैसे कौन उनका ट्वीट संचालित करता है? क्या इसकी खबर भी केसी त्यागी की और मेनका गांधी की बड़ी भूमिका थी ये सुरेश राम के मामले में। यहाँ तो भाई तेज प्रताप ने खुद ही जारी कर दिया है, पॉलिटिकल ब्लैकमेल के शिकार लालू जी का परिवार तेज प्रताप और आरएसएस के गिरोह में है। पता नहीं, इस पर आप कोई टिप्पणी करिएगा हेमंत जी तो करिएगा। एक टिप्पणी वो वाला ले लेता हूं जो आपकी बात से वो सहमति का प्रसंग था कि जो मोदी और बीजेपी अब डिसीजन ऐसे नहीं लेती है। अब अभी तक तो विजय शाह को नहीं निकाला, एक दो ड्रामे उनके और आ गए, जो रोड वाला उनके एक बीजेपी नेता का। तेज प्रताप ने 2015 में महुआ विधानसभा चुनाव जीते और 2019 में जहानाबाद लोकसभा चुनाव राजद को हरवाया। जी हेमंत सर, आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं क्या? कोई ऐसा आपको कोई सूचना है? और दूसरा, या इनकी अपनी ही अराजकता है और बीजेपी ऐसे डिसीजन नहीं लेती, बात बड़ी बड़ी चाहे लोग जो कर ले। इस निर्णय पर पहुंचना कठिन होता है, आकलन नहीं, इतिहास में बिरले सुनने। हालांकि अभी कहानी पटाक्षेप नहीं हुआ है, अभी निजी समस्याएं बढ़ेंगी इनकी, तेज प्रताप की, और आगे पार्टी में क्या करते हैं देखने लगे। जी हेमंत जी, छोटी टिप्पणी फिर बातचीत को हम लोग। देखिए ये जो मैं जो कह रहा हूँ कि अराजकतावादी है, इसका जब कोई अराजकतावादी रहता है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जो उनके खिलाफ के लोग होते हैं वो उसका बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं। जो ये आरएसएस वाला एंगल कह रहे हैं या बीजेपी का एंगल कह रहे हैं या विरोधियों की उसमें घुसपैठ कर देख लीजिए, तो मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो इनका जो सर्किल रहा है उस सर्किल में पॉलिटिकल लोगों की निहायत ही कमी रही है। उसमें तमाम तरह के लफंदर किस्म के लोग इनके साथ रहे हैं। उसमें परमेश्वर मुखिया तक के परिवार के कुछ लोगों की साथ रहा है इनका, ये पक्की जानकारी है हमारे पास। और ऐसे ढेर सारे लोग जो बिल्कुल ही गैर राजनीतिक और अराजक टाइप के लोग इनके साथ लगे रहे हैं। तो इस तरह के लोग के संगत में रहने वाला जो अराजकतावादी व्यक्ति होता है वो कब किस मोर्चे पर, कब किस जगह पर शिकार हो जाए उसका कौन इसकी गारंटी ले सकता है। तो ये जो मुझे जो जानकारी है कि इनकी तस्वीरें, इनके कहानियां, ये मीडिया के कुछ ऐसे लोगों के पास थी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सारे उनके हाथ में अगर कुछ निजी आपके प्रसंग लग जाते हैं तो उसका बहुत बेहतरीन ढंग से वो दोहन करते हैं उसका। और तो ये भी चर्चा में है कि मार्केट में इसको लेकर के कुछ लोगों के पास ये जानकारियां थी
और इसको लेकर के दोहन शोषण की बातें भी चल रही थी। साधु यादव तो कह ही रहे हैं, साधु यादव इस रिश्ते को और पता नहीं क्या क्या वो भी वही कर रहे हैं जो मांझी जी कर रहे हैं। उनका वीडियो, उनका स्टेटमेंट जारी हो गया। तो आप जो कह रहे हैं वो सही है कि वो ऐसे वक्त में, और सुरेश राम जैसा कुछ किया जा सकता, कर सकते थे। हाँ, तो ये सब भी चल रहा था। तो जो आप जो एंगल जो खोज रहे, क्योंकि देखिए ये अभी जिस तरह के की जो राजनीति चल रही है पूरे देश में, उसमें साजिश कहाँ किस स्तर पर चला जाए इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहां आप सोचना छोड़ देते हैं वहां से उनका सोचना शुरू होता है। तो ये देखिए बिहार में चुनाव है और बिहार का चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी चीजें होनी है, और ऐसी चीजों का तो लोग इंतजार करते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इस तरह की कहानियां कहीं चल रही है, तो क्या सिर्फ किसी एक पत्रकार तक वो रही होगी या विरोधियों तक भी पहुंची होगी? तो समय का तो इंतजार हो रहा था। तो मैं मानता हूं कि समय का इंतजार हो रहा था, लेकिन शायद मुझे एक चीज ये भी लग रहा है कि शायद ये तेज प्रताप ने, या जो उन्होंने बाद में कहा कि ये हमने हमारा हैक कर लिया गया है, उसमें कितना दम है कि उसमें, या कितनी कहानी है उसमें, हैक के लिए तो कानूनी व्यवस्था है ना। आप तो शुरू में कहा भी आपने, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते थे, आप ये FIR कर सकते। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि ये सब कह करके भी, लेकिन उसमें ये एक बात ये भी आ रही है कि उस गिरोह से बचने के लिए इन्होंने इसको पहले सार्वजनिक कर दिया, क्योंकि वो पता चल रहा है कि शायद उसको कोई बड़ा विस्फोटक खबर बना करके उसको लाने की प्लानिंग चल रही थी। और उसके पहले तो अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि तब वो ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे तरह की चर्चा होती तब वो। बिल्कुल। और इसके अलावा दूसरी बात होती है, देखिए ऐसे उससे बचने के लिए लोग कह रहे हैं कि उससे बचने के लिए पहले इन्होंने एक फोटो जारी कर दिया। हाँ, लेकिन ये इसका स्टेप ये नहीं होगा कि आप किसी लड़की को आप ये कर दें। आप चाहते तो उसको पुलिस में कह देते कि आप ब्लैकमेल किया जा रहा है। और मुझे ये इतना तो कम से कम इस मामले में नीतीश कुमार को मैं श्रेय दूंगा कि लालू जी के पारिवारिक झगड़े में वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व पर्सनली नहीं हुए। नहीं तो दूसरे अन्य चीजों में तो बीजेपी वाले होते तो क्या होता, आप सब जानते समझते हैं। लेकिन खैर चलिए, इसमें कितनी बात की जाए। एक बात और मैं कह देना चाह रहा हूँ कि जो जीतन माझी वाली आप चर्चा कर रहे थे, तो जीतन, एक कहावत है ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों को पत्थर नहीं चलाया करते हैं। तो उनके पुत्र का जो कारनामा था गया वाला, वो तो पूरी दुनिया को पता है। तो इनको बोलने तो माझी जी भी जो है वो भी एक गिरोह के कब्जे में ही है। उनका कौन ट्वीट लिख रहा है, कौन फेसबुक संचालित कर रहा है, ये तो सवाल है ही इस पर कि वो बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कोई लिख देता है और चला जाता है, उसके बाद वो चुपचाप देखते रहते हैं। ये उनकी कद काठी के लिहाज से भी, उनकी राजनीतिक हैसियत के लिहाज से करता है। उनको थोड़ा संयमित और संतुलित होना चाहिए। इस तरह का बयान देकर के बहुत कुछ हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि तब दूसरी उंगली आपकी ओर उठेगी। अगर आप निजी तौर पे मुझे मैं हमेशा मांझी जी के इन चीजों को लेकर आहत इसलिए होता हूँ कि मैंने उनकी कहानियां जिस तरह से सुनी है कि नटुआ का बेटा अपने को बताते हैं, उसके बाद वो जिस तरह से आगे बढ़ते हैं बंधुआ मजदूरी से और चीजें होती हैं, वो सब कहानियां मैंने बहुत निजी ढंग से सुनी है। और प्रेम के संदर्भ में भी उनकी बातें हमने सुनी है। वैसे में ये चीजें यदि वो करते हैं तो ये बहुत बुरा है। लेकिन खैर, मैं सिर्फ मांझी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, साधु यादव की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने आउटसाइड पैनलिस्ट अभी हैं और जो भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, ऐसे मसलों में थोड़ा एक चीज आप गौर करिएगा, किसी भी प्रसंग में सेंसिटिव महिलाएं कैसे रिएक्ट कर रही हैं। जैसे इवन बीजेपी के जिस नेता का वीडियो आया आपके हाईवे पे, उस वीडियो पर भी महिलाओं को आपने चटकारे लेते हुए, बहुत चुटकी लेते हुए, बहुत बात करते हुए नहीं देखा। यानी महिलाएं रिसीविंग एंड पर होती है, यहाँ दो महिलाएं रिसीविंग एंड पर है। कैसे संभालेंगे वो देखिए। और आप भी ऐसी घटनाओं के बारे में जब सोचते हैं तो खुद को, जाति वाला जो एंगल से जो लोग सोचते हैं, उनको हमेशा जेंडर के एंगल से भी, अपने घर के, अपने परिवार के, समाज के महिलाओं के हिसाब से भी सोचना चाहिए। यहाँ दो लोग रिसीविंग एंड पर है, ऐश्वर्या और अनुष्का। आगे क्या होता है देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, शॉर्ट नोटिस पे आपको हमने बुला लिया, और जितने भी लोग जुड़े उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर।